हमारे मोहल्ले में एक कपड़े बेचने वाला आता था। मोहल्ले भर की औरतें उससे मनचाही कीमत पर कपड़े खरीदती थीं। लेकिन मुझे यह देखकर हैरानी होती कि वह हर बार मुझे 2-3 सूट दे जाता और कहता कि पैसे बाद में दे देना। एक दिन उसने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया और मुझसे खाना मांगा। फिर उसने मुझे कपड़ों का एक बंडल दिया। जब मैंने उसे खोला तो जो देखा, उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं वहीं बेहोश हो गई, क्योंकि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और जिस महिला की असली जिंदगी से जुड़ी हुई है, मैं उसी की जुबानी इसे बयान कर रही हूं। इस कहानी में असली नामों की जगह नकली नामों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मेरी दोस्त की जिंदगी पर आधारित है। उन दिनों मैं एक अखबार के दफ्तर में नौकरी करती थी जब मेरी दोस्त सानिया से मुलाकात हुई। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही कमजोर और परेशान नजर आ रही थी। पहली नजर में तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब उसने अपना परिचय दिया तो मैं चौंक गई। बेसाख्ता मैंने उससे पूछा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। और अनवर भाई कैसे हैं? वह खामोश रही। मैंने कहा, जब तुम्हारी अनवर से शादी हुई थी तब तो तुम बहुत खुश थीं। तुम दोनों को शादी के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे के हो गए थे। वह कहने लगी, हाँ, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि हमारी शादी मोहब्बत की शादी थी। अनवर वाकई मुझे बहुत चाहते थे और हर हाल में, हर शर्त पर मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां भी दी। हमारी उनके परिवार से दूर की रिश्तेदारी थी, लेकिन मेरे पिता इसलिए इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे क्योंकि अनवर अमीर नहीं थे। उनकी तनख्वाह कम थी, जबकि हम लोग एक खुशहाल परिवार से थे। पिताजी सोचते थे कि अनवर इतनी कम आमदनी में उनकी बेटी को कैसे खुश रख सकेगा, और वह अपनी छोटी छोटी खुशियों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तरसती रह जाएगी। लेकिन मेरा कहना था कि मुझे अनवर हर हाल में कबूल है और मैं सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगी। शायद मेरी किस्मत में उनका साथ लिखा था। उन्होंने भी मुझे पाने की चाहत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिरकार उनके माँ बाप ने मेरे पिताजी को राजी कर लिया और हमारी शादी हो गई। हमारी जिंदगी जैसे फूलों से भर गई थी। तुम तो जानती हो कि शादी के बाद मैं उनसे कितनी खुश थी। मुझे अनवर के साथ गरीबी में भी सुकून था। हाँ, कभी कभी यह जरूर खटकता था कि अनवर के पास न तो अपना मकान था, न गाड़ी, और न ही बाकी सुख सुविधाएं। तब लगता था कि शायद मेरी जिंदगी हमेशा इसी तरह हसरत भरी ही गुजरेगी। शुरू में ऐसे ख्याल आते थे, लेकिन बाद में मैंने अपनी किस्मत पर संतोष करना सीख लिया, क्योंकि अनवर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वह मुझ पर जान छिड़कते थे। जब मोहब्बत मिल जाए तो जिंदगी में अगर सुख सुविधाएं न भी हों, तब भी परेशानियां कम महसूस होती हैं। तब मैंने खुद को समझा लिया कि इंसान जितनी ख्वाहिशें बढ़ाता है, वे उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए, साथ में मोहब्बत और सुकून हो, तो यही बहुत है। पति की अधिक दौलत भी कभी कभी पत्नी की जिंदगी में परेशानियां ही लेकर आती है। लिहाजा मैं और अनवर दोनों ही बहुत खुश थे। मैंने उसकी बात सुनते हुए पूछा, अच्छा, तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे कोर्ट में नजर आ रही हो? वह उदासी से कहने लगी, अपने बेटे की कस्टडी के लिए केस किया है। दरअसल मेरी और अनवर की तलाक हो गई है और बेटा उन्हीं के पास है। उसी के लिए केस चल रहा है। मैं हैरत के समंदर में गोते खाने लगी और फिर मैंने कहा, सानिया, तुम क्या कह रही हो? आखिर क्यों तुम्हारा तलाक हुआ? तुम्हारी क्या गलती थी जो उसने तुम्हें इतनी मोहब्बत और चाहत के बावजूद तलाक दे दिया और फिर बेटा भी तुमसे ले लिया? वह कहने लगी, यहाँ कोर्ट में क्या बताऊं? कहीं अकेले में बैठेंगे तो तुम्हें सब बताऊंगी। मैंने कहा, तो चलो मेरे साथ मेरे घर, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यूं मैं अपनी पुरानी हम जमात को अपने साथ ले आई और फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जिसे मैं उसी की जुबानी बयान कर रही हूं। शादी के बाद शुरू में मैं अपने ससुराल में ही अपने सास ससुर के साथ रहती थी। सास ससुर बहुत अच्छे लोग थे। हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था। ससुर साहब भी हमारी कई जरूरतें खुद पूरी कर देते थे। साल भर बाद भगवान ने हमें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। अनवर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी कम तनख्वाह में भी हमें बहुत खुश रखने की कोशिश करते थे। हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। फिर 1 साल बाद अनवर की ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया।
वह मेरे और अपने बेटे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने वहां किराए पर एक छोटा सा मकान ले लिया और मुझे भी अपने साथ ले आए। उन दिनों मेरा बेटा सिर्फ 1 साल का था। अनवर अपनी नौकरी पर चले जाते और मैं समीर की किलकारियों में गुम हो जाती, इसीलिए तन्हाई का एहसास ही नहीं होता था। नए शहर में आकर बसने से मैं खुश तो थी, लेकिन अब अनवर का हाथ तंग हो गया था, क्योंकि ससुराल में हमें मकान का किराया, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता था और खाने पीने का सारा खर्चा भी ससुर साहब ही उठा लेते थे। लेकिन यहाँ हमें सारे खर्चे खुद ही करने पड़ रहे थे। ससुर साहब की मर्जी होती तो वह 2-4 महीने बाद मिलने आते और कुछ आर्थिक मदद कर देते, लेकिन उनका भी गुजारा पेंशन पर ही था। यहाँ हमारे पड़ोस में खाते पीते और खुशहाल लोग रहते थे। जब मैं उन औरतों को अच्छे और महंगे कपड़ों में देखती, तो मन में इच्छा होती कि मैं भी वैसा ही पहनूं, मगर फिर सोच कर ही रह जाती, क्योंकि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस नए मोहल्ले में मेरी पड़ोसन राबिया से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी भी एक ही बेटी थी। राबिया अक्सर मेरे घर आ जाती और हम खूब बातें करते। हमें उस घर में रहते हुए 2 साल हो गए थे और इस दौरान 4 ईदें आ चुकी थीं, मगर मैं ईद पर भी नया जोड़ा नहीं बनवा सकी, जबकि मेरी पड़ोसन हर बार नए जोड़े में नजर आती थी। ये देखकर मेरे दिल में एक ठंडी आह उठती, लेकिन मैं सब्र से काम लेती और अपनी ख्वाहिशों को उसी के हवाले कर देती। इस मोहल्ले में काफी समय से एक कपड़े बेचने वाला आया करता था। उसके पास मुल्की और गैर मुल्की बेहद खूबसूरत कपड़े होते थे। सच तो यह था कि वैसे कपड़े बड़ी बड़ी दुकानों पर भी नहीं मिलते थे, जैसे वह लाता था। इस बार ईद से 15 दिन पहले वही कपड़े वाला मोहल्ले में आया और उसने राबिया के घर पर अपना गट्ठर खोला। हमेशा की तरह मोहल्ले की औरतें उसके इर्द गिर्द जमा हो गईं और कपड़े पसंद करने लगीं। जब मैंने उनकी आवाजें सुनी, तो अपने बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस में चली गई। कपड़े वाला राबिया के गेट के सामने बैठा था। उसने अपना गट्ठर गेट के अंदर रखकर खोला हुआ था। औरतें बड़े शौक से कपड़े देख रही थीं। मैंने भी 2-4 जोड़े उठाकर देखे और उनका दाम पूछा। मैं कपड़ों को उलट पलट कर देखती रही, लेकिन फिर उन्हें वापस रख दिया, क्योंकि वे बहुत महंगे थे। जब काफी औरतें कपड़े खरीद चुकीं, तो राबिया ने मुझसे कहा, सानिया, तुमने कुछ नहीं लिया? तुम भी कुछ लो ना। इस पर मेरे होंठों से ठंडी आह निकल गई। मैंने धीरे से कहा, एक जोड़ा लेना तो था, लेकिन पैसे नहीं बन रहे। ये कपड़े तो काफी महंगे हैं। मैंने ये बात इतनी हसरत भरी आवाज में कही कि शायद कपड़े वाले ने सुन ली और उसके दिल पर असर हुआ। जब सारी औरतें राबिया के घर से निकलकर अपने अपने घर चली गईं, तो आखिर में मैं भी वहां से निकलकर अपने घर आ गई। जैसे ही कपड़े वाले ने मुझे अपने गेट के अंदर जाते हुए देखा, वह अपना गट्ठर उठाकर मेरे दरवाजे पर चला आया। मैंने अभी दरवाजा बंद ही किया था कि तभी किसी ने दस्तक दी। मैंने अंदर से ही आवाज देकर पूछा, कौन है? ये सोचकर कि यकीनन पड़ोसन होगी, जो अपने खरीदे हुए कपड़े फिर से मुझे दिखाने और मेरी तारीफ सुनने आई होगी, मैंने दरवाजे की एक पट्टी जरा सा खोलकर झांका। वह अक्सर जब भी शॉपिंग करके आती, मुझे अपने कपड़े दिखाकर बार बार पूछती, सानिया, ये कैसे हैं? मैंने अच्छी शॉपिंग की है ना? ऐसा सुनकर उसे तसल्ली हो जाती थी। कभी कभी वह मुझसे सलाह भी लेती कि इन कपड़ों पर कौन सा डिजाइन बनवाए और कैसे सिलवाए। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला, तो हैरान रह गई। सामने कपड़ा बेचने वाला खड़ा था और उसके हाथ में वही 2 जोड़े थे, जिन्हें मैंने पसंद करके वापस रख दिया था। उसने मेरी ओर जोड़े बढ़ाते हुए कहा, बीबी, ये ले लो और रकम उधार कर लो। मैं तो इस मोहल्ले में आता जाता रहता हूँ। अगले फेरे पर आऊंगा तो पैसे ले लूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती और उसे कोई जवाब देती, उसने वह खूबसूरत जोड़े मेरे हाथ में थमा दिए और तुरंत ही चलता बना। जाते जाते कह गया, मेरा नाम इमरान शेख है। अगर मैं खुद ना आ सका और मेरी बजाय मेरा भाई आया, तो वह मेरा नाम लेगा। तब तुम पैसे उसे दे देना। मैं कुछ कह पाती, उससे पहले ही वह अपनी गठरी सिर पर रखकर लंबी लंबी चाल से आगे बढ़ गया। मैं बस उसे आवाज देकर रोकने की सोचती ही रह गई। मैं हैरान थी कि यह कैसा व्यापारी है। मेरी उससे कोई जान पहचान भी नहीं थी, फिर भी उसने मुझ पर इतना भरोसा कर लिया और कपड़े उधार दे दिए। फिर मैंने सोचा कि यह शायद बरसों से यहाँ फेरी लगाता होगा, इसलिए उसने मुझे उधार देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आखिरकार कारोबारियों के लिए अपना माल बेचने के कई तरीके होते हैं।
बेशक वे सूट मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन वे विदेशी थे और काफी महंगे भी। मैं उसकी कीमत चुकाने की सक्षम नहीं थी। सोचने लगी कि भला मैं इतना सारा कर्ज कहाँ से उतारूंगी। उन दिनों अनवर की तनख्वाह 15,000 थी, जिसमें से 7,000 मकान के किराए और बिजली पानी के बिल में चले जाते थे। बच्चे के दूध के डिब्बे और अन्य जरूरी खर्चों के बाद हमारे गुजारे के लिए बहुत कम रकम बचती थी। इमरान शेख कपड़ों का बंडल थमाकर चला तो गया, लेकिन मुझे चिंता में डाल गया। पहले तो कई दिनों तक मैंने ये जोड़े छिपाकर रखे, सोचते हुए कि अनवर को कैसे बताऊं कि मैंने इतने महंगे कपड़े खरीद लिए, और वह भी उधार पर। मुझे पता था कि हमारा गुजारा पहले ही बहुत मुश्किल से हो रहा था। फिर एक दिन सोचा कि अनवर को उधार के बारे में बता ही दूं, और साथ ही ये 7 जोड़े भी दिखा दूं। आखिर कब तक छिपाकर रखूंगी? लेकिन फिर डर लगने लगा कि कहीं वह नाराज न हो जाए। इसी दुविधा में थी कि राबिया आ गई। उसका पति टेलर मास्टर था और उसकी आमदनी काफी अच्छी थी। सदर बाजार में उसकी बड़ी सी दुकान थी, जहां कई कारीगर काम करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, तभी तो राबिया को हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध थी। मुझे परेशान देखकर उसने पूछा, क्या बात है सानिया, आज तुम काफी चिंतित लग रही हो? मैंने उसे सारी बात बताई और कहा, जोड़े तो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन डर ये है कि अगर इमरान शेख अचानक आकर उधार के पैसे मांग ले तो मैं कहां से दूंगी। राबिया हंसकर बोली, अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है? जब वो आएगा तब देख लेंगे। वो इतना सख्त आदमी नहीं है, अक्सर लोगों को उधार पर कपड़े देता है और जल्दी तंग नहीं करता। जब मर्जी हो तब उसे पैसे दे देना। फिलहाल तुम ये जोड़े सिलवा लो। क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि ईद पर नए कपड़े पहनो? मैंने कहा, क्यों नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास तो सिलाई के पैसे भी नहीं हैं। वह कहने लगी, इसकी तुम फिक्र मत करो, बस मुझे अपने कपड़े और नाप दे दो, मैं अपने पति से दिलवा दूंगी। तुम अनवर भाई से ये कह देना कि मेरी सहेली राबिया ने ये जोड़े ईद का तोहफा दिए हैं। सहेलियां ईद पर एक दूसरे को तोहफे तो देती ही हैं। वैसे भी उन्हें पता है कि मेरे पति टेलर मास्टर हैं, तो कह देना कि उन्होंने सिलवाकर इसीलिए दिए हैं। मेरी परेशान सोचों का हल निकल आया और मैंने राबिया को कपड़े और नाप दे दिए। जब जोड़े सिलकर आ गए तो मैंने अनवर से वही कहा जो राबिया ने मुझे सिखाया था। उन्होंने जोड़े देखकर खुशी जाहिर की और बोले, बहुत खूबसूरत है, जब तुम पहनोगी तो और भी अच्छे लगेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने चिंता भी जाहिर की, अब तुम अपनी पड़ोसन का यह एहसान कैसे उतारोगी? तुम्हें भी उसे कोई तोहफा देना पड़ेगा। मैंने कहा, एहसान की क्या बात है, उसने अपनी खुशी से दिए, मैंने मांगे थोड़ी थे। राबिया के पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसे इन बातों की परवाह नहीं। वह बहुत अच्छी औरत है और मुझे अपनी सहेली समझती है। और क्या एक अमीर सहेली अपनी दूसरी सहेली को 2 जोड़े नहीं दे सकती? अनवर बोले, अच्छा भाई, तुम औरतों की बातें तुम ही जानो, मुझे तो बस खाना ला दो। आज ओवरटाइम किया है, बहुत थक गया हूं। जब मैंने खाना परोसा तो उन्होंने कहा, समीर के कपड़े भी लेने हैं, ईद में अब दिन ही कितने बचे हैं। खैर, ईद खैरियत से गुजर गई। मैं नए जोड़े पहनकर मायके गई। मेरी माँ का पहले ही इंतकाल हो चुका था, तो मैं पिताजी और बहनों से ईद मिलने गई। वे भी मुझे इतने खूबसूरत लिबास में देखकर खुश हो गए। मैंने दिल से राबिया को दुआ दी, जिसकी हिम्मत बढ़ाने से मुझे यह खुशी नसीब हुई थी। 3 महीने गुजर गए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हो पाए थे और इमरान शेख भी नहीं आया। फिर एक दिन अचानक इमरान शेख आ गया। उसने दरवाजा बजाया। मैंने गेट खोला ताकि उससे माफी मांगकर पहले वाले कर्ज के लिए कुछ हफ्तों की मोहलत ले लूं और बाद में पैसे चुका दूं। लेकिन उसने मुझे एक और बंडल थमा दिया और कहा, रखिए, मैं पिछली गली से होकर आता हूं, वहां से भी पैसे लेने हैं। मैं हैरान थी कि आज फिर वह मुझे कपड़े देकर जा रहा था, जबकि मैं पहले वाले कर्ज को लेकर ही परेशान थी। भला मैं और कर्ज अपने ऊपर कैसे ले सकती थी? इसलिए इससे पहले कि वह जल्दी से आगे बढ़ जाता, मैंने बंडल के ऊपर का कागज जरा सा फाड़ा और जोर से आवाज लगाई, ठहरो इमरान शेख, पहले मेरी बात सुन लो। वह ठहर गया। बंडल में बहुत ही खूबसूरत और कीमती कपड़ा था। मैंने पूछा, ये किस लिए? वह बोला, आपके लिए, देखेंगी तो पसंद कर लेंगी। मैंने कहा, मगर मुझे ये नहीं चाहिए। लो, इसे पकड़ो। मैंने अभी तक तुम्हारा पहला कर्ज भी नहीं चुकाया है और तुम और कपड़े ले आए हो। वह कहने लगा, आप देखिए तो सही, बहुत अच्छे कपड़े हैं, आपकी पड़ोसन ने भी लिए हैं। मैंने कहा, चलो,
उसने लिए होंगे मगर मैं नहीं ले सकती। पहले पैसे तो। मगर वह मेरी अधूरी बात समझ गया और मुझे आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वह बोला, जब आपके पास पैसे हों तब दे देना। मैं कब कह रहा हूं कि अभी दे दो। यह कहकर वह चलता बना। इस बार भी उसने ऐसी अजीब हरकत की कि मुझे उसे रोकने का मौका ही नहीं मिला। मैं बस उसे तेजी से जाते हुए देखती रह गई। अगर मैं गेट से निकलकर उसके पीछे जाती या जोर से आवाज लगाकर रुकने को कहती, तब भी शायद वह नहीं रुकता। देखते ही देखते वह गली के आखिर में पहुंचकर मुड़ गया। मैं देर तक हाथ में बंडल थामे खड़ी रही और सोचने लगी कि अब क्या करूं। फिर सोचा कि राबिया को बताऊं, क्योंकि जब भी वह गट्ठर लाता तो राबिया के गेट के अंदर रख देता और फिर गली में आवाज लगाता था। जो लोग खरीदना चाहते वे राबिया के दरवाजे पर आ जाते और घर के अंदर बैठकर आराम से कपड़े खोल खोल कर देखते और पसंद करते। मैं बंडल लेकर राबिया के घर चली गई और उसे बताया कि मैंने पिछले जोड़ों के पैसे अभी चुकाने हैं, लेकिन इमरान शेख चालाकी से मुझे और कपड़े थमा गया है। अब तुम ही बताओ क्या करूं? राबिया ने कहा, अच्छा रुको, अगर वह अभी आ जाता है तो बात कर लेते हैं। हमने काफी देर इंतजार किया मगर वह नहीं आया। तब राबिया बोली, पिछली बार मैंने काफी कपड़े ले लिए थे, शायद इस बार वह इधर नहीं आएगा। हो सकता है कि पिछली गली में शाइस्ता के गेट पर गट्ठर खोला हो, क्योंकि कभी कभी वह उधर ही कपड़े बेचता है। मैं अब तक परेशान थी। राबिया बोली, तुम क्यों परेशान होती हो? खामोशी से ये कपड़ा रख लो। अगर वह आ गया तो वापस कर देना, नहीं आया तो सिलवा लेना। सिलाई का इंतजाम मैं करवा दूंगी, फिक्र मत करो। तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और तुम नए जोड़े पहन भी सकोगी। फिर उसने सलाह दी, अनवर भाई को बता देना कि मैंने तुम्हें दिए हैं। कह देना कि टेलर की दुकान पर अक्सर अमीर औरतें ज्यादा कपड़ा दे जाती हैं और उनके बचे हुए कपड़ों को कोई पूछता तक नहीं। इसलिए हम उनसे कमीजें सिलवा लेते हैं और शलवारों के लिए मैचिंग कपड़ा ले लेते हैं। इससे तो खुद टेलर्स को भी फायदा होता है। मैंने कहा, लेकिन वो नाराज हो जाएंगे कि मुफ्त के कपड़े तुम क्यों लेती हो। राबिया बोली, उन्हें कहना कि दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर वह खुद तुम्हें कपड़े नहीं ला सकते तो क्या तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं? न तुमने चोरी की, न डाका डाला, बस इतना ही कहना है। देखना लगेगी ना फटकरी और रंग भी चोखा आएगा। राबिया की इन बातों ने मुझे सिखा दिया कि कैसे अपने जमीर की आवाज दबाकर खूबसूरत और महंगे कपड़े पहने जा सकते हैं। मैंने एक बार फिर अपने पति से झूठ कहा कि राबिया ने जोड़े सिलवा दिए हैं और मैंने पहन लिए। अब मैं अच्छे कपड़े पहनकर मोहल्ले की औरतों के सामने शान से जाती थी। खूबसूरत तो मैं पहले ही थी, लेकिन अब अच्छे कपड़ों में और भी अच्छी लगती। पड़ोसनों पर अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए कि मैं भी उनकी तरह अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, मैं अक्सर नए लिबास खरीदती थी। वे भी मेरे कपड़ों की तारीफ करती थीं, जिससे मुझे अहमियत और इज्जत मिलने लगी। 2 महीने और बीत गए। इस दौरान मेरे ससुर बीमार पड़ गए और मैं अपने पति अनवर के साथ उनकी देखभाल के लिए गई। हम वहां 3-4 दिन रहे। जब हम वापस लौटे तो राबिया ने बताया कि मेरी गैर मौजूदगी में इमरान शेख आया था। उन्होंने कुछ और कपड़े खरीदे थे और उसने मेरे बारे में भी पूछा था। राबिया ने बताया कि उसने कहा था कि मैं ससुराल गई हूं। मैंने राबिया से पूछा कि क्या उसने कर्ज के बारे में कुछ कहा। राबिया ने जवाब दिया, नहीं, उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि जब वह आएगा तो यकीनन कर्ज की रकम का जरूर तकाजा करेगा। मगर 1 महीना और बीत गया, लेकिन इमरान शेख नहीं आया। एक दिन जब अनवर दफ्तर गए हुए थे, सुबह करीब 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई। इस बार मैंने जरा ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, इमरान शेख। ये सुनकर मैंने बिना दरवाजा खोले ही पूछा, क्या तुम कर्ज की रकम लेने आए हो? उसने जवाब दिया, नहीं, आप पैसे की फिक्र मत करें, जब आपके पास हो तब दे देना, मगर दरवाजा तो खोलो, मुझे प्यास लगी है। मैंने गेट की झिड़ी से झांका तो उसके हाथ में एक बंडल नजर आया। मैं समझ गई कि वह फिर से मुझे और कर्जदार बनाने आया है, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद उसने वही बंडल मेरी दीवार के ऊपर से घर के अंदर फेंक दिया, जो सीधे आंगन में चारपाई पर जा गिरा और वह खुद चला गया। मैं उसकी इस हरकत से सन्न रह गई।
जल्दी से आगे बढ़कर गेट खोला, लेकिन वह इतनी दूर जा चुका था कि अगर मैं उसे पुकारती भी तो लोग ध्यान देने लगते और बदनामी हो जाती। बेबसी में मैं उसे गली पार करते देखती रही। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं सोचने लगी कि पहली गलती तो ये की कि अपने पति से यह बात छिपाई, और अब उसी की सजा भुगत रही थी। मैं क्या करूं? कुछ देर तक मैं सन्न खड़ी बंडल को घूरती रही, जैसे उसमें कोई खतरनाक चीज हो। फिर हिम्मत करके बंडल उठाया और खोला। इस बार उसमें 2 जोड़े कपड़े, एक विदेशी ब्रांड का सेंट और हल्का फुल्का मगर बहुत खूबसूरत ज्वेलरी सेट रखा हुआ था। मैं आंखें फाड़े इन तमाम चीजों को देख रही थी, जैसे उनका इस दुनिया से कोई ताल्लुक ही न हो, बल्कि वे कोई आसमानी तोहफे हों। जाहिर सी बात है कि बेवकूफ से बेवकूफ औरत भी ऐसी बातों का मतलब समझ सकती है। ये इनायतें कोई गैर शख्स किसी औरत पर बिना वजह नहीं करता। इन नवाजिशों का कोई न कोई मतलब जरूर होता है। मैं सोचने लगी, क्या यह फेरी वाला कपड़ा फरोश सिर्फ एक नजर देखकर मुझ पर फिदा हो गया था, या फिर वह मुझे गरीब आदमी की बीवी जानकर तरस खा रहा था? क्योंकि इसके अलावा तो उसने मुझसे न कभी ज्यादा बात की थी और न ही कोई खास वास्ता रखा था। अब दिल चाहता था कि अनवर को सारी बात बताकर अपना मन हल्का कर लूं और इस उलझन से छुटकारा पा लूं, मगर फिर डर लगता कि कहीं वह मुझे गलत न समझ ले और मुझ पर इल्जाम न लगा दे। फिर सोचती, कौन जानता है वह कितनी सख्त सजा दें। हो सकता है कि हमेशा के लिए मेरे बारे में गलत फहमी पाल लें और दोबारा मुझ पर यकीन ही न कर पाएं। वे यह भी पूछ सकते हैं कि अच्छे कपड़ों के लालच में इतने दिन तक चुप क्यों रही। आखिर राबिया ठीक कहती है कि अब तो चुप रहने में ही भलाई है। वैसे भी ये कपड़े मैंने खुद नहीं मांगे थे, न ही कोई चोरी की और न ही डाका डाला। फिर मैं खुद को क्यों मुजरिम समझ रही हूं? इसी सोच के साथ खुद को तसल्ली दी और वे कपड़े बक्से में छुपाकर रख दिए। कुछ दिनों बाद मेरी कजिन की शादी थी और वह मेरे घर आने वाली थी। सोचा, जब आएगी तो कह दूंगी कि वही ये कपड़े लाई थी। अब मेरा दिमाग एक नई दिशा में सोचने लगा था। बार बार ख्याल आता कि सेंट की शीशी खोल कर देखूं, आखिर उसकी खुशबू कैसी है। एक रोज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बंडल निकाला, सूट को खुद से लगाकर आईने में देखा। वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर सेंट की शीशी से खुशबू सूंघी और ज्वेलरी पहनकर काफी देर तक खुद को आईने में निहारती रही। सच ही है, अगर औरत खुद पर काबू न रख सके तो शैतान उसका साथी बन जाता है। यही शैतान था जो मुझे इन निषिद्ध चीजों की तरफ खींच रहा था। कुछ दिन ही गुजरे थे कि मेरे ससुर साहब फिर से बीमार पड़ गए। अनवर ने मुझसे कहा, मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, इसलिए मैं जाकर पिताजी को देख आता हूँ। तुम और समीर यहीं रहो, वरना एक और सीट का किराया भरना पड़ेगा। राबिया से कहना कि तुम्हारा ख्याल रखे और घर आती जाती रहे। हो सके तो तुम्हारे पास ही आकर सो जाया करे। ये कहकर वे चले गए। अनवर को गए हुए दूसरा दिन था। उन्होंने बताया था कि तीसरे दिन सुबह 6 बजे उनकी कोच का समय है और आते ही वे दफ्तर चले जाएंगे, इसलिए मुझे उनके कपड़े तैयार रखने थे। मैं समीर को सुलाकर खाना खा रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार मुझे कोई डर महसूस नहीं हुआ। मैंने सोचा, अगर इमरान शेख हुआ तो उसे बंडल वापस देकर साफ कह दूंगी कि अब ऐसी हरकत न करे। कर्ज का तकाजा तो वह कभी करता नहीं था। मैंने सोचा कि अगर बाजी राबिया आई तो उनसे कुछ रकम उधार लेकर इस आदमी की बार बार की दस्तकों से छुटकारा पालूंगी। यह सोचकर मैंने दरवाजे की झिड़ी से झांका और मेरा अंदाजा सही निकला। वह वाकई इमरान शेख ही था। मैंने दरवाजा खोलकर कहा, अब फिर कुछ देने आए हो? अपना वह बंडल ले जाओ जो तुमने उस दिन दीवार के इस तरफ फेंका था, और खबरदार, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे एहसान तले दब चुकी हूं। सच तो यह था कि वह सूट में सिलवाकर पहन चुकी थी, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि वह मुझे एहसानमंद न समझे, क्योंकि मेरे पास उसका उद्धार चुकाने के पैसे नहीं थे। मैंने कहा, अगर 5-6 दिनों में मैं तुम्हारा कर्ज न चुका पाई तो ये बालियां दे दूंगी। मैंने अपने कानों में पड़ी बड़ी सोने की बालियों की तरफ इशारा किया। वह बोला, बीबी, नहीं नहीं, मैं कुछ देने नहीं आया और न ही कर्ज का तकाजा करने आया हूं। आप परेशान मत हो, बस जरा देर के लिए मेरा यह गट्ठर रख लीजिए। मुझे पास ही कुछ काम है और मैं इसे लेकर इधर उधर घूम नहीं सकता। बहुत दूर से सफर करके गलियों गलियों भटक कर आया हूं।
आपकी पड़ोसन के घर भी ताला पड़ा है, वरना वहीं रखवा देता। बस 1 घंटे बाद आकर इसे ले जाऊंगा। मैंने एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर नजर डाली। वह वाकई गर्मी से बेहाल था और पसीने में तरबतर था। धूप की तेज तपिश से उसका चेहरा लाल हो रहा था। मैंने सोचा, अगर थोड़ी देर के लिए उसका सामान रख लूं तो इसमें क्या हर्ज है। वैसे भी अनवर को कल सुबह आना है। यही सोचकर मैंने उससे कहा, अच्छा, रख दो। उसने अपने सिर से गट्ठर उतार कर मेरे घर की दहलीज पर रख दिया। मैंने उसे खींचकर अंदर किया और गेट बंद कर कुंडी लगा ली। लेकिन यह 1 घंटा मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो इस गट्ठर में सिर्फ कपड़ों के थान नहीं, बल्कि खुद इमरान शेख बंद कर बैठा हो। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी गुजर गया, मगर वह लौट कर नहीं आया। अब मेरा मन घबराने लगा। अगर वह नहीं आया तो मैं इस गट्ठर का क्या करूंगी? इसे कहाँ छुपाऊंगी? दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वह जल्द आ जाए और इसे ले जाए। आखिरकार शाम से ठीक पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने राहत की सांस ली और झिरी से झांक कर देखा तो वही शख्स था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और गेट खोला। वह दूर का मुसाफिर लगता था, थका हारा और गर्मी से हांफता हुआ खड़ा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वह खुद ही बोल पड़ा, माफ करना बीबी, आने में देर हो गई। मैंने बिना कुछ कहे गट्ठर उसकी तरफ सरका दिया ताकि वह गेट से ही उठा ले। तभी उसने हलक से थूक निगलते हुए कहा, सख्त प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? मैंने उसकी हालत देखी और याद आया कि मैं उसकी कर्जदार भी थी। उसने अपना माल बेचने के लिए कारोबारी चालाकी तो दिखाई थी, मगर उधारी चुकाने का दबाव नहीं डाला, जिससे मैं शर्मिंदा भी नहीं हुई। मैंने कहा, अच्छा ठहरो, मैं लाती हूं। बरामदे में जाकर मैंने कूलर से ठंडा पानी निकाला। तभी मेरी नजर मेज पर रखी शरबत की बोतल पर पड़ी। पानी का गिलास भरते हुए ख्याल आया कि अगर इसमें थोड़ा सा शरबत डाल दूं तो क्या हर्ज है। आखिर वह दोपहर की चिलचिलाती धूप में सफर करके आया था और बहुत प्यासा था। ये सोचकर मेरे हाथ खुद ब खुद शरबत की बोतल की तरफ बढ़ गए। मैंने गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला और जैसे ही गिलास लेकर गेट तक आई तो देखा कि वह गेट के थोड़ा अंदर आ चुका था और अपने गट्ठर पर बैठा हुआ था। मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर भी गिलास उसे थमा दिया ताकि वह जल्दी से शरबत पीकर चला जाए। उसने तुरंत ही शरबत गटागट पी लिया, जैसे उसे बहुत प्यास लगी हो। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मैंने शरबत ज्यादा बना लिया होता तो मैं उसे और भी दे सकती थी। इससे मैं ज्यादा गरीब तो नहीं हो जाती। साफ लग रहा था कि उसकी प्यास अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी, लेकिन वह मुझसे और मांगना नहीं चाहता था। मुझे अफसोस हुआ, लेकिन मैंने उस एहसास को झटक दिया और कहा, इमरान शेख, तुम मुझे उधार पर कपड़े क्यों देते हो, जबकि मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं कर्ज पर खरीदारी नहीं करती। तुम जबरदस्ती मुझे कर्जदार बना रहे हो। अपना गट्ठर ले जाओ और आइंदा ऐसा मत करना। वह कहने लगा, ठीक है बीबी, अगर आप मेरा एहसान उतारना चाहती हैं तो मुझे खाना खिला दें, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं, उसे खाना देने से इनकार कर दूं या नहीं। फिर सोचा कि घर में सब्जी मौजूद थी और थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने लिए 2 रोटियां बनाई थीं, लेकिन अभी खाई नहीं थी। मैं जल्दी से किचन में गई, एक प्लेट में सब्जी और बास्केट में रोटियां रखकर ले आई और उसे देते हुए बोली, लो, जल्दी से खा लो ताकि मैं गेट बंद कर सकूं। वो कहने लगा, बीबी, मैं कोई बदमाश नहीं हूं, आप बेझिझक गेट बंद कर सकती हैं। ये कहकर वह अपने गट्ठर से उठकर चारपाई पर बैठ गया और खाना खाने लगा। उसकी इस जुर्रत पर मैं हैरान रह गई। मैं खुद बरामदे में जाकर खड़ी हो गई और वह आंगन में बैठकर खाना खा रहा था। खाना खाते खाते उसने एक नजर मुझ पर डाली और मेरे मन की उलझन को भांपते हुए कहा, देखिए, आप मुझसे डरे मत और न ही मुझे गलत समझें। गेट पर बैठकर खाना खाना मेरे लिए बेइज्जती की बात थी और मैं अपना गट्ठर नीचे रखकर उस पर बैठकर खाना नहीं खा सकता था, इसलिए यहां आकर बैठ गया हूं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी से खा लो। कोई आ जाएगा और तुम्हें यूं मेरे जहन में बैठा देख लेगा तो क्या सोचेगा? मेरी तो बदनामी हो जाएगी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस खाना खाता रहा, मगर मैं बेहद बेचैन थी। मैं चाहती थी कि वह जल्द से जल्द खाना खत्म कर ले और चला जाए।
मेरी नजरें लगातार गेट पर टिकी थीं, जिसे मैंने जानबूझकर बंद नहीं किया था, क्योंकि एक गैर मर्द मेरे जहन में मौजूद था। मैंने गेट खुला ही रखा था। जब वह खाना खा चुका, तो उसने हाथ धोने के लिए मुझसे पानी मांगा। मैंने उसे जग में पानी दिया। शायद वह मेरी बेचैनी समझ चुका था। वह कहने लगा, जग से यूं हाथ धोना मुश्किल है। अच्छा बीबी, मेहमान समझकर मेरे हाथों पर पानी डाल दो, मैं हाथ धोकर चला जाता हूं। मैंने जग पकड़कर उसके हाथों पर पानी डालना शुरू किया, ताकि वह जल्दी से चला जाए। वह कहने लगा, माफ करना बीबी, मैं कोई फकीर नहीं हूं जो गेट पर बैठकर खाना खाऊं। आपने मुझे खाना दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपना मेहमान समझकर मेरी गलती माफ कर दीजिए। वह यह सब कह रहा था और मैं उसके हाथों पर पानी डाल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान लगातार गेट की तरफ था। तभी अचानक मैंने देखा कि अनवर घर के अंदर आ रहा है। उसे यूं अपने सामने देखकर मैं घबरा गई, जैसे किसी ने मेरी रूह को जिस्म से खींच लिया हो। अपनी बेवकूफी पर अफसोस होने लगा कि मैं खुद ही अपनी गलतियों में फंस गई। उस अजनबी का एहसानदार होने के कारण मैं उसे खाना खिलाने पर मजबूर हो गई थी। मुझे एक अजनबी के हाथ धुलाते देख अनवर की आंखों में गुस्से की लाली उतर आई। वह गुस्से से चिल्लाया, आखिर यह आदमी कौन है? कपड़ों का गट्ठर देखकर उसे समझ आ गया कि वह कोई कपड़ा बेचने वाला है। गुस्से में आकर उसने गट्ठर को लात मारकर गेट के बाहर फेंक दिया और फिर इमरान शेख की तरफ लपका। अनवर को गुस्से से भरा देख इमरान शेख ने फौरन घर से बाहर निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा खून सूख गया हो। मैं जहां खड़ी थी, वहीं जमकर रह गई, जैसे सांस लेना भी भूल गई थी। अब मेरे कदम सौ सौ मन के हो चुके थे। अनवर मेरे करीब आकर गुस्से से चिल्लाया, कौन है ये कपड़े वाला? तुमने इसे घर के अंदर क्यों बुलाया? और आखिर क्यों इसके हाथ धुला रही थी? क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम इसे घर बुला लेती हो? अब समझ में आया कि तेरी सहेलियां तुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं, जो तुझे महंगे जोड़े सिलवा कर तोहफे में देती हैं। मेरा दिल दहशत से भर गया। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैं खुद नहीं जानती थी कि वह कौन था, कहां से आया था, और मैंने ऐसा क्यों किया। शायद लालच की वजह से। अब अनवर की आंखों में आंसू थे। वह दर्द से बोले, मैं तो समझता था कि औरत काबिल इज्जत होती है। बीवी और पति का रिश्ता एक मुकद्दस रिश्ता होता है। क्या खबर थी कि तू अपनी ख्वाहिशों के लिए एक कपड़े बेचने वाले से यारी लगा लेगी। तू तो मेरे घर की मालकिन थी, मेरे दिल की मलिका थी, मेरे बच्चे की माँ थी। फिर तू बाजारी औरत जैसी क्यों हो गई? लेकिन हाँ, यह भी सच है कि जेवर और कपड़े औरत की कमजोरी होते हैं। मैं तुझे नहीं दे सका, तो तूने इन्हें गलत तरीके से हासिल करना शुरू कर दिया। यही बात है ना? मैंने अनवर की आंखों में पहली बार आंसू देखे थे। ये कहकर सानिया जोर जोर से रोने लगी। वह मुझसे कहने लगी कि यह सच है कि अगर कोई औरत अपनी अक्ल से काम नहीं लेती, तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है, चाहे उसका पति कितना ही मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो। औरत को इसकी सजा तलाक की सूरत में भुगतनी पड़ती है। मैंने सानिया से पूछा, क्या तुमने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा? क्या तुमने यह नहीं बताया कि तुमसे गलती हो गई थी? वह कहने लगी, मैंने सफाइयां दी, मगर उन्होंने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया। मर्द के दिल में एक बार शक आ जाए, तो वह आसानी से नहीं जाता। और यह गलती भी तो मेरी ही थी, जो मेरी नासमझी की वजह से हुई। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने उनसे उधार लिए कपड़ों की बात छुपाई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं वक्त पर उन्हें सब सच बता देती, तो हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। अब उन्हें यही लगता है कि मैं इमरान शेख से तोहफे वसूल करती थी और उनकी गैर मौजूदगी में उसे घर बुलाती थी। अनवर अब मेरी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने मेरा बेटा भी मुझसे ले लिया, यह कहकर कि वह अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते। बेटे की पक्षपात के केस की वजह से ही मैं आज कोर्ट आई हूं। सानिया की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे तसल्ली दी और चुप करवाया। मैं सोचने लगी कि इमरान शेख तो अनपढ़ था, लेकिन सानिया तो पढ़ी लिखी और समझदार थी। फिर न जाने उसने दूरदर्शिता से काम क्यों नहीं लिया, या शायद यह सब उसके नसीब में लिखा था। भगवान से दुआ है कि वह सभी बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे और उन्हें इतनी समझदारी जरूर दे कि वे सानिया जैसी गलती कभी न करें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी?
ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद। आरसी की बात सुन कर के उसको अपनी बाहों में करके और अपने करीब कर लिया और कहने लगा, बात दरअसल ये है कि आप मेरे बहुत करीब हैं और आप मेरे दिल में हैं और आप तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए मायने रखती हैं। फिर सबको भी तो वक्त देना है ना, और काम को तो देना ही पड़ेगा। आरसी, तो फिर आपने मुझे एक कॉल क्यों नहीं किया? ओह, पर मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। आप कॉल करते तो करते कैसे? इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, ओहो मेरी जान के पास फ़ोन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं है, मैं अभी फ़ोन आपको ला कर देता हूँ और जब भी आपका मन हो, मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैं आपको ज़रूर फ़ोन करूँगा या फिर आप भी फ़ोन कर सकती हैं। इतना कह कर के वह आशी को अपने सीने से लगा लेता है और उस आशी को बाहों में बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था, जैसे कि उसके सारे टेंशन, सारे काम की थकान दूर हो रही हो। आशी भी बहुत ज़्यादा ही सुकून फील कर रही थी और वह दोनों अपने ही दुनिया में खो गए थे। इतने में ही अर्नव उसे और अपने बाहों में मजबूती से पकड़ने लगा। यह महसूस करके आशी की आंखें बड़ी हो गई थी, पर उसने न जाने क्यों अर्नव को अपने आप से दूर नहीं किया। अर्नव उसे नोटिस कर लिया था, यह महसूस करके कि वह उसे और भी अपने करीब कर लिया, जैसे उन दोनों की बॉडी एक हो गई हो। जैसे ही अर्नव आशी के ऊपर झुककर किस करने वाला होता है, तभी दरवाजे पर अजय नॉक करने लगा। जैसे ही दरवाज़ा नॉक हुआ, अर्नव और आशी पूरे हड़बड़ा गए थे। आशी फ़ौरन अर्नव से दूर होने लगी, पर अर्नव कहाँ से खुद से दूर करने वाला था उसे। वह जान चुका था कि अजय ही है। आशी खुद को संभालने लगी, पर अर्नव उसने अभी भी राशि की कमर को पकड़ रखा था। उसने आशी की आंखों में देखकर कहा, अब क्या हो गया? आशी कहने लगी, अजय जी उधर देखिए। सरोजनी जी और किशोर जी अजय से मिले। अजय बहुत दिनों के बाद सरोजनी जी और किशोर जी से मिला था, क्योंकि वह विदेश गया था। 1 साल बाद वह इंडिया वापस आया था। सरोजनी जी और किशोर जी अजय से मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि अजय को भी अपने बेटे से कम नहीं मानते थे। क्योंकि अजय और अर्नव दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे और दोस्त कम बल्कि भाई ज़्यादा थे। ज़्यादा देर होने के बाद सरोजनी जी कहने लगी, अजय बेटा ज़रा जाकर देखो ना, अर्नव और आशी अभी तक नहीं आए। वहीं अजय अर्नव को लेने आया था। इधर आशी, मुझे छोड़िए। इतना सुनकर अर्नव कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। जब आशी को कोई जवाब नहीं देते हुए देखा तो अर्नव उसकी होठों की तरफ अपने होठ के करीब लेकर जाने लगा और उसने उसके होठों के बीच अब बहुत ही कम दूरी बची थी। आशी ने अपने होठ पर अर्नव की सांस महसूस की तो वह अर्नव को देखने लगी। अर्नव की आंखों में शरारत साफ दिख रहा था। उसने जल्दी से अपनी गर्दन नाम में हिला दी और उसे फिर से दूर होने लगी। यह देखकर के अर्नव आशी को देखकर मुस्कुरा दिया और उसे छोड़ दिया, और अजय यह सब कुछ दूर से ही देख रहा था कि उन दोनों में कितना अच्छा बॉन्डिंग और प्यार है। अजय अर्नव से कहने लगा, क्या यार, जब देखो तब आशी भाभी को परेशान करते रहते हो, सुधरोगे कब? एक तो तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी और अब आशी जैसी इतनी अच्छी लड़की मिली है तो तुम्हें जब देखो तब अब आशी भाभी को तंग करती रहती हो। यह सुनकर के आशी कहने लगी, प्लीज़ अजय भाई, मुझे भाभी नहीं कहिए, क्या मैं आपको भाई बुला सकती हूँ?
इतना सुनकर अजय आशी को बड़े ही ध्यान से देखने लगा, क्योंकि अजय की कोई भी बहन नहीं थी और आशी उसे भाई बोल दी। इस वजह से आशी के लिए उसकी नज़रों में प्यार और इज्जत बढ़ गया। अजय कहने लगा, अर्नव अब बहुत हुआ, मेरी बहन को अब तुम बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। और हाँ आशी मेरी स्वीट बहन, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आकर सारी बातें बताएंगी। अगर यह अर्नव का बच्चा अगर आपको तंग करे तो बिना देरी किए आप मुझे इन्फॉर्म करेंगी। आज से मैं आपका भाई हूँ और आप मेरी बहन। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, अरे वाह, तुमने तो अपना रंग ही बदल दिया, वक्त पड़ने पर दोस्त से ही अलग हो गए, तुम तो बहुत ही बड़े धोखेबाज हो। इतना कहकर वह अजय को प्यार से एक गुस्सा मारता है। अजय भी कहने लगा, तो क्या करूं, अब आशी जैसी मुझे स्वीट बहन मिल गई तो तुम्हें जलन हो रही है। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, नहीं यार, मैं क्यों जलूँगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि तुम जैसा आशी को भाई मिल गया। इससे तो बढ़कर खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती है और मैं तो हमेशा आशी जी के चेहरे पर स्माइल ही देखना चाहूँगा। तभी मधु आती है और कहने लगी, क्या अजय भाई आप भी आने के साथ ही यहाँ पर बातें करने लगे? नीचे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप तो अर्नव भाई और आशी को बुलाने आए थे ना, पर आप भी इनके बातों में लग गए। अर्नव भाई तो सिर्फ अपने बातों में सबको उलझा लिया करते हैं और आप उलझ गए। अर्नव कहने लगा, चल भाई, वरना और भी डांट पड़ेगी, और वह भी दादाजी से और दादी माँ से। तो देरी नहीं करते हैं और चलते हैं। वह आशी का हाथ पकड़े हुए उसे भी साथ लेकर जाने लगा और आशी कहने लगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप चलिए। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, ओके, पर आप जल्दी आइएगा। और वह बहुत ही शरारत भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला। यह देख कर के आशी शर्मा गई और मधु का हाथ पकड़े हुए कहने लगी, दादी माँ ने अर्नव जी को क्यों बुलाई? मधु कहने लगी, भाई ने ही तो कहा था ना कि अपनी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करेंगे, तो आप भी चलिए, थोड़ा सा टचअप कर लीजिए, क्योंकि दादी माँ ने आपको भी बुलाया है। यह सुनकर के आशी थोड़ी टेंशन में आ गई। उसे देख कर के मधु कहने लगी, क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों हो गई? क्या सोच रही हैं? डोंट वरी, आप घबरा क्यों रही हैं? इतना सुनकर आशी कहने लगी, मधु, काश कि आज मेरी मम्मी पापा होते तो कितना खुश होते। पर वह इतना कह कर के आंखों में आंसू लिए मधु के गले लग गई। मधु कहने लगी, आशी इतना क्यों सोच रही हैं? हम सब लोग हैं ना आपके साथ। मेरे भी तो मम्मी पापा नहीं हैं, तो हम दोनों तो सेम है ना। फिर आप भी अगर रोएंगी तो मैं भी रो दूँगी। तभी दरवाजे से लगकर सरोजनी जी सारी बातें सुन रही थी। जब देर हो गई तो वह आशी को लेने आई थी। इतना बात सुनकर मधु और आशी के सर पर प्यार से हाथ फेरी और कहने लगी, बच्चों, मैं आप दोनों की बातों को समझ सकती हूँ। ऐसे टाइम पर तो माँ बाप की तो याद आ ही जाती है ना, पर कोई बात नहीं है। अब जो चला गया है उसको सोचकर तो वह वापस नहीं आएगा। क्या हुआ अगर आपकी मम्मी पापा नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं आपकी माँ से कम हूँ। इतना सुनकर आशी सरोजनी जी की कमर को पकड़कर रोने लगी। आशी को ऐसे रोता हुआ देखकर सरोजनी जी फ़ौरन से आशी को अपने गले लगा ली और कहने लगी, शांत हो जाइए आप, वरना आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा और फिर लेट हो जाएगा और अर्नव वेट करते रह जाएंगे। चलिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। मधु है, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? हम सब आपके साथ हैं ना। और इतना ज़्यादा प्यार करने वाला आपकी लाइफ में आपका हमसफ़र मिलने वाला है। फिर आप इतनी सोच क्यों रही हैं? और आपके मम्मी पापा जहाँ भी होंगे वह देखकर आपको बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होंगे। मेरी बेटी जहाँ भी है बहुत खुश है। मधु भी नज़र भर कर आशी को देखे जा रही थी और कहने लगी, आशी चलना है कि नहीं? प्लीज़ ना, ऐसे परेशान ना हुआ कीजिए। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको मेकअप कर देती हूँ और फिर जल्दी से नीचे चलते हैं, वरना भाई फिर से ऊपर आ जाएंगे। और फिर आपको पता है ना कि इतना अभी बोल ही रही थी कि आशी कहने लगी, बस बस, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आप बोलती रह जाती हैं। इतना कहकर आशी उठ खड़ी हुई और सरोजनी जी का हाथ पकड़ के जाने लगी। पर सरोजनी जी कहने लगी, आशी ऐसे कैसे चली जाएंगी आप? थोड़ा अच्छे से मेकअप तो करवा लीजिए।
इतना कहकर के आशी के हाथों को पकड़कर ड्रेसिंग के सामने बैठा दी और कहने लगी, चलिए मधु, ज़रा सा टचअप कर दीजिए इनका, फिर आप दोनों आ जाइएगा, तब तक मैं चलती हूँ। इतना कह कर के सरोजनी जी वहाँ से चली गई। मधु ने फ़ौरन से आशी का टचअप किया और फिर दोनों सीढ़ियों से होते हुए आने लगी। जैसे वह सीढ़ियों से आने लगी, स्पॉटलाइट उनके ऊपर थी। जैसे जैसे वह सीढ़ियों से उतरती आ रही थी, वैसे वैसे स्पॉटलाइट भी उनके साथ साथ आ रही थी, जिससे कि सबकी नज़र इस वक्त आशी पर ही थी। आशी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। आशी वो अर्नव की पसंद किए गए गाउन जो पहनी हुई थी। अर्नव तो आशी को देखते ही आहें भरने लगा और बगल में खड़े अजय से कहने लगा, अजय देखना यार, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी आशी। यह सुनकर के अजय कहने लगा, खबरदार मेरे सामने मेरी बहन की इस तरह से बातें करिए। तो अजय की बात सुनकर अर्नव कहने लगा, तो तुम्हारी बहन की तारीफ़ ही तो कर रहा हूँ ना, और तुम्हारी बहन मेरी होने वाली वाइफ ही है, सो मेरा हक बनता है कि मैं अपनी होने वाली वाइफी को बहुत ज़्यादा जितना मर्जी हो तारीफ़ करूँ, और इसमें तुम रोक नहीं सकते हो, समझे। तुम्हारी बहन बाद में होगी, पहले मेरी वाइफ ही होगी। इतना सुनकर के अजय भी स्माइल करने लगा और कहने लगा तुमसे जीता नहीं जा सकता है। आशी आकर के हॉल के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। वहीं पर स्पॉटलाइट भी उसके ऊपर था। अर्नव उसके करीब आया और उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ लिया, जिससे कि वहाँ पर लोग खड़े हुए थे वह बहुत ज़्यादा ही हैरानगी से अर्नव और आशी की तरफ देख रहे थे। आशी को किसी ने भी नहीं पहचाना था और ना ही जानते थे आशी है कौन और अर्नव उस लड़की के पास क्यों गया। तभी किशोर जी कहने लगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग यहाँ आए, मैं उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरी पोती मधु का जन्मदिन था और उसके साथ में एक और भी गुड न्यूज़ है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और यह गुड न्यूज़ यह है कि मैं अपने पोते अर्नव खुराना की इंगेजमेंट मिस आशी अग्रवाल के साथ तय कर चुका हूँ और 2 दिनों के बाद ही इन दोनों की इंगेजमेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग उस इंगेजमेंट में इनवाइटेड हैं और मेरी खुशियों को दोगुना करेंगे। इतना सुनकर सभी लोग हैरानी से आशी की तरफ देखने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तभी अर्नव आशी के हाथ को पकड़े हुए सरोजनी जी और किशोर जी के पास लेकर जाता है। आशी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही खुद को लकी समझ रही थी, पर सभी लोगों की नज़रें इस वक्त टिकी हुई थी और यह नज़रें महसूस कर वह काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। अर्नव कहने लगा, रिलैक्स आशी जी, इस तरह से आप नर्वस नहीं हो सकती हैं, मैं हूं ना आपके साथ। आप बिल्कुल मेरी तरफ एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहिए, क्योंकि आपके परिवार में सभी लोग आपके साथ हैं, आप अकेली बिल्कुल भी नहीं हैं। और वह आशी का हाथ अपने हाथों में बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था, जिससे कि आशी को भी हिम्मत मिल रही थी और वह एक नज़र अर्नव को देखती है, जो कि अर्नव उसे ही देख रहा था। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी, वह चाहे ऑफिस के एम्प्लॉय हो या फिर अर्नव की फ़ीमेल कॉलेज फ्रेंड, सभी लोग आशी को देख कर के शायद कहीं ना कहीं जेलस फील कर रही थी और वही कुछ हैप्पी भी हो रही थी, क्योंकि आशी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। इतना कह कर के किशोर जी अर्नव को कुछ कहने के लिए बोलते हैं। अर्नव कहने लगा, जी आप सब लोग सही सुने हैं, दादाजी ने सही कहा है, मैं और मिस आशी 2 दिनों के बाद इंगेजमेंट करने वाले हैं और बहुत जल्द ही शादी भी हो जाएगी। आशी की तरफ देखते हुए, और ये हमेशा के लिए मेरी वाइफ ही बन जाएगी। तभी कुछ लोगों ने अर्नव से सवाल करने लगे, आखिर यह लड़की है कौन? मैं तो इस लड़की को कभी देखा भी नहीं, और ना ही यह कोई बिजनेसमैन की लड़की है और ना ही कोई बड़े घराने की है। हम तो आज से पहले इस लड़की को एक बार भी नहीं देखे हैं। अर्नव कॉन्फिडेंस के साथ में स्माइल करते हुए सभी की तरफ देखकर कहने लगा, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है कितने लोग आशी को देखे हैं और कितने लोग नहीं देखे हैं, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है और कैसा है। और एक बात मैं यह भी बता दूं,
यह इस शहर की नहीं है, इनका इस दुनिया में अभी आगे कुछ कहता कि तभी अजय कहने लगा, यह मेरी बहन है और ये मेरे साथ लंदन में रहती थी। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आई हुई हैं और इस बात से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह बात सुनकर के अर्णव अजय के आंखों ही आंखों में इशारे से वेल डन माय ब्रदर कहा और फिर कहने लगा, सिर्फ हमारी फैमिली ही अब इनकी फैमिली है और आज से कोई भी यह सवाल नहीं करेगा क्योंकि यह मेरी वाइफ ही है और मेरी वाइफ से सवाल पूछना या फिर बेइज्जती करना मेरी भी बेइज्जती हुई। इतना सुनकर बाकी के वहाँ सारे लोग पूरी तरह से शॉक्ड थे। आज अर्णव खुराना का एक और चेहरा देखने को मिला जो कि किसी के लिए इतना पॉजिटिव और इमोशनल भी हो सकते हैं। इस बात पर सभी ने जमकर तालियां बजाई जो कि अर्णव को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। किशोर जी और सरोजनी जी यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका पोता आज सबकी बोलती बंद कर दिया। आसी भी हैरान थी किस तरह से अर्णव सबके मुंह बंद करवा दिए और अजय भी सबके सामने एग्री कर लिया कि वह उसकी बहन है। वह बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो रही थी। वह तो कभी नहीं सोची थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और आसी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। वह बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। उधर एक एक करके सभी लोग पार्टी से जाने लगे क्योंकि पार्टी ख़त्म हो गई थी। सारे गेस्ट जा चुके थे। थोड़ी देर के बाद सब डिनर किए जिसमें कि अजय भी था। सरोजनी जी कहने लगी, वाह अजय बेटा, आपने तो आज कमाल ही कर दिया और आसी आपकी कब से बहन हो गई। अजय यह सुनकर के कहने लगा, दादी माँ, जब मैं यहाँ आया ना और मैं आसी से बात किया तब से ही आसी मेरी बहन हो गई और मैं आसी जी का भाई हो गया। इतना सुनकर के अर्णव अजय को गले लगा लिया और कहने लगा, वाह भाई, तूने तो आज कमाल कर दिया और प्यार से उसके पीठ को थपथपाने लगा। आसी भी उसे थैंक यू कहने लगी। अजय कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ और भाई को थैंक यू नहीं बोलते हैं, लड़ाई करते हैं और लड़ाई करके अपना हक मांगते हैं, ओके। इतना सुनकर आशी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। यह देख कर के अजय कहने लगा, आप रो रही हैं? मेरे होते हुए आपकी आंखों में किसने हक दिया है रोने को? और उसके हाथ को पकड़ के कहने लगा, आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करिए, मैं हूँ ना आपके साथ और आपका पूरा परिवार है, आप अकेले थोड़ी हैं। इतना सुनकर आसी अजय के गले लग गई। अजय भी आसी को बहुत ज़्यादा ही मान दे रहा था, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। सभी ने डिनर किया और अजय घर चला गया। सब लोगों ने अजय को रोक रहे थे पर अजय कहने लगा, नहीं, मुझे जाना होगा क्योंकि मैं एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ गया। मैं मॉम डैड से मिला भी नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। मॉम डैड भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। सरोजनी जी कहने लगी, ओके बेटा, ध्यान से जाइएगा और पहुंचकर हमें कॉल ज़रूर करिएगा। अर्णव अजय को बाहर तक छोड़ने गया था और फिर काफ़ी रात हो गई थी। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सब थक गए थे, इसीलिए जल्दी नींद के आगोश में चले गए। रात के दूसरे पहर में कोई आसी के कमरे में आया और उसे चैन से सोते देख करके थोड़ी देर के बाद चला गया। अगली सुबह आशी सुबह उठकर देखती है तो 9 बज रहे थे। आसी, मैं इतनी लेट तक कैसे सो सकती हूँ यार, अच्छा हुआ आज संडे है। फिर वह बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वह रेडी होकर के रूम में आई। आज उसने मरून कलर के टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहनी हुई थी। वह मिरर के सामने आकर बालों का बन बनाई और आंखों में काजल और लिप पर पिंक लिप बाम लगाई और एक बार खुद को मिरर में देख कर के नीचे गई। सीढ़ियों से नीचे आई तो किशोर जी, सरोजनी जी और मधु हॉल में सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो अर्णव कहीं नहीं दिखा। उसने राहत की सांस ली। आशी खुद से कहने लगी, ओहो, यह कहाँ है बरखुरदार, लगता है अभी तक सो रहे हैं। काम ही इतना होता है कि वह थक जाते हैं। मुझे उनके कमरे में जाकर पहले देखना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई कि मैं इधर आ गई, पर अब तो मैं चाहकर भी नहीं जा सकती। फिर वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहने लगी, दादी माँ गुड मॉर्निंग, दादाजी गुड मॉर्निंग। मधु को भी गुड मॉर्निंग बोली और उसके पास आकर बैठ गई। आज संडे था तो सब लोग आराम से बैठे थे।
मधु, आशी आप आ गई। आशी, हाँ फिर आज का क्या प्लान है? मधु खुश होकर के, आप बताओ। आशी सोचते हुए, आज हम घर पर ही टाइम स्पेंड करते हैं ना। मधु खुश होकर, गुड आइडिया, मेरा भी बाहर जाने का मन नहीं है। फिर एक्साइटेड होकर के, आज हम दादी माँ और दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और दोनों गले लग गईं। सरोजनी जी हंसते हुए कहने लगी, चलिए अब बस करिए, पहले चलकर नाश्ता करिए, फिर बात करेंगे। सब आकर के नाश्ता के लिए डाइनिंग एरिया में आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सामने अपना अपना नाश्ता सर्व करके खाने वाले थे। तभी अर्णव अपनी जगह पर बैठकर सबको विश किया और अपना नाश्ता करने लगा। बाकी सब ने भी जवाब देकर नाश्ता करने लगे, सिवाय आशी के। वह तो हैरान होकर के अर्णव को ही देखे जा रही थी, क्योंकि वह अजय के सामने आशी के साथ जो हरकतें किया था कि आशी बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। यह सब कुछ सोचकर आशी अर्णव से गुस्सा थी। थोड़ी सी तो शर्म करना चाहिए था ना उन्हें, पर नहीं, वह तो सबके सामने ही मुझे वहीं पर किस भी कर लेंगे। गले लगाने तक तो ठीक था, पर अब तो अजय भाई हैं मेरे और उनके सामने अर्णव, यह सोच करके गुस्सा कर रही थी। उधर रात को ही पार्टी ख़त्म होने के बाद अजय सबके साथ डिनर करके चला गया था, पर आशी से वादा करके गया था कि वो हमेशा आशी से मिलने आया करेगा, क्योंकि वह उसने बहन जो मान लिया था। पर अर्णव तो पूरी तरह से हैरान था कि आशी उसे क्यों घूरे जा रही है। आशी, उसने सोचा था कि अर्णव ऑफिस चला गया होगा, क्योंकि वह तो वीकेंड पर भी ऑफिस जाता था। और उन्होंने जब आशी को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो उसने सबके तरफ देखा, सब नाश्ता करने में बिजी थे। उसने आशी को देख करके अपनी एक आंख ब्लिंक कर दिया और नाश्ता करने लगा। अर्णव के आंख ब्लिंक करने पर आशी होश में आई और हैरान हो गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गया। उसने नीचे सिर करके नाश्ता करने लगी। उसने पूरे समय में एक बार भी सर उठा करके अर्णव को तो क्या, किसी को भी नहीं देखा। सबने नाश्ता करके हॉल में आ गए। किशोर जी और अर्णव सोफे पर बैठकर बातें करने लगे थे। आशी सरोजनी जी और मधु के साथ में एक सोफे पर बैठी थी। किशोर जी मजाक करते हुए कहने लगे, क्या बात है बरखुरदार, आज घर पर कैसे? अर्णव बिना किसी भाव के, बस ऐसे ही दादाजी, कुछ काम था, और आशी की ओर देखने लगा। आशी भी उसे ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। सब लोगों ने मिलकर के बहुत सारी बातें की। किशोर जी अर्णव से बस ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे। तभी आशी को अचानक से हिचकियाँ आने लगी और वह बहुत ज़्यादा ही हिचकियाँ लिए जा रही थी। यह देख कर के सरोजनी जी कहने लगी, आशी बेटा, मैं अभी पानी मंगवाती हूँ, आप जल्दी से पानी पी लीजिए। इस तरह से आप कब तक हिचकियाँ लेती रहेंगी? आशी भी कहने लगी, कोई बात नहीं है दादी माँ, मैं खुद ही किचन में जा कर के पानी पी लूँगी। इतना कह कर के आशी किचन की तरफ जाने लगी। अर्णव के दिल में एक तीसरी उठी, ये देखकर कि उसे ही जाते हुए देख रहा था। आशी भी गुस्से में थी और वह भी कहने लगी, मुझे भी बात नहीं करनी है आपसे, आप भी बात मत करिए, मुझे देखते हैं कब तक कि आप मुझसे बात नहीं करते हैं। फिर वह अपने आप को समझाते हुए कहने लगी, ठीक है कोई बात नहीं है, आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मत करिए, मैं भी नहीं करने वाली हूँ। और वह इतना कहकर वह किचन में गई और पानी पी ली और जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि आशी को अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो वह डर गई। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और वह शांत हो गई थी और वह इस आवाज़ को पहचान गई थी। यह कोई और नहीं अर्णव था और अर्णव उसके कान में कहा, आपको क्या हुआ है आशी? कुछ तो नहीं, और चुपचाप खड़ी हो गई। तभी उसे कुछ देर पहले वाली बात याद आ गई और अर्णव को धक्का देने लगी। आशी को यह सब याद आते ही गुस्सा आने लगा। अर्णव को धक्का दे दी थी। अर्णव उसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए आशी के धक्का देने पर वह कुछ कदम पीछे हट गया। वह घूर घूर कर आशी को देखने लगा। धक्का देने के बाद आशी को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वह बच्चे की तरह सिर नीचे करके चुपचाप से ज़मीन को देखने लगी, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो और अपनी सज़ा के लिए तैयार हो।
पर वहीं अर्नव थोड़े गुस्से में एक नज़र आशी को देखकर किचन से चला जाता है। आशी के आंखों में नमी थी जो उसे बस जाते हुए देखती रही। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अर्नव का उसको इस तरह से बिना कुछ बोले जाना। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे अर्नव का इस तरह से गुस्सा करना अच्छा नहीं लग रहा है, और उसने धक्का भी दे दिया था। उसे लग रहा था जैसे कि कुछ उसके अंदर टूट सा गया है। पर क्यों, ऐसे अनगिनत सवाल उसके मन में चल रहे थे जिससे कि वह बेचैन हो रही थी। उसे रोने का मन कर रहा था, पर क्यों। तभी उसके कानों में किसी के आहट आई तो वह अपने सोच से बाहर आकर अपनी आंखों की नमी छुपाकर उसकी तरफ मुस्कुराहट लाकर के बाहर आई। वह बाहर आकर हॉल में देखती है तो चारों ओर अपनी नज़रें घुमाने लगी, पर उसे अर्नव कहीं नहीं दिखा। पर सरोजनी जी और मधु बैठे हुए थे। आशी अर्नव के ना देखने से जो नकली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी वह भी चली गई। वह अपने कमरे में जाने को सोची। सरोजनी जी से कही, दादी माँ, मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। यह सुनकर सरोजनी जी कहने लगी, ठीक है आशी बेटा। इतना कहकर वह चली गई। रूम में आकर के वह डोर बंद करके बेड पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने अर्नव से मिलने से लेकर अब तक का सारा सीन दिखने लगा और वह याद करने लगी कैसे अर्नव के होते हुए कभी उसकी वजह से अपने आप को अकेले फील नहीं की। उसके करीब आने से उसे सुकून मिलता था। यह सब एहसास महसूस कर रही थी जैसे यह सब उसके साथ अभी हो रहा हो। खिड़की खुली होने के कारण हवा का झोंका उसके चेहरे पर आता है तो वह अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसे महसूस होता है कि यह सब सिर्फ यादें हैं। अभी तो अर्नव, वह भी उससे गुस्सा है और वह भी अर्नव से गुस्सा है। याद आते ही वह फुट फुट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों इतना दर्द हो रहा है। वह रोते हुए सोचने लगी कि उसे अर्नव के पास आने से आजकल बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा है, जैसे कि वह उसके साथ सेफ है। उसके दिल को एक अलग ही एहसास होता था जो किसी के साथ नहीं होता, जैसे आज हुआ जब वह किचन में अर्नव के हक करने पर महसूस करती है। पर तभी उसके मन में आया कि कहीं वह अर्नव को गुस्सा तो नहीं दिलाती है। यह सोचते ही वह रोना बंद करके बेड पर बैठ गई। अपने आप कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उन्हें नाराज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं दादी माँ को वादा किया कि मैं हमेशा उन्हें खुश रखूँगी। ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ? और आप मेरे लिए इतना कुछ किए। मैं उन्हें हमेशा तंग करती हूँ ना, और उन्हें नाराज़ कर रही हूँ। मैंने कहा था ना कि उन्हें कभी भी सैड नहीं होने दूँगी। जैसे ही उसे याद आया फिर मुझे उन्हें मनाना चाहिए। वह बेड से उठी और अपने कमरे से बाहर निकली, पर उसे वहीं मधु मिल गई और मधु कहने लगी, आशी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मैं तो अब आपके पास ही आ रही थी। चलिए, दादी माँ बुला रही हैं आपको। इतना सुनकर आशी कहने लगी, ठीक है चलिए, मैं भी तो आ ही रही थी। पर उसके मन में तो अर्नव के कमरे में जाने का था, उससे मिलना था, उसे मनाने का था, उसे बात करना था। पर वह चुपचाप मधु के साथ जाने लगी। आशी नीचे आई तो सब लोग डाइनिंग एरिया की तरफ बैठे हुए उसी का वेट कर रहे थे। सब लोगों ने डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। सरोजनी जी आशी को आज पूरे दिन नोट की थी। वह आज कुछ उदास लग रही है। सरोजनी जी के कमरे में वह कहने लगी, आपको नहीं लगता है कि आज आशी को देख कर कि वह आज उदास है? किशोर जी कहने लगे, हाँ वो तो है, पर बात क्या है, उन दोनों में ज़रूर कुछ हुआ है। किशोर जी कहने लगे, अभी हमें बोलना ठीक नहीं होगा, शायद अभी बच्चों को समझने दो। सरोजनी जी, हाँ यह सही कह रहे हैं, अभी हमारा भी कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं आज चुप रही, बस आशी को नोट करे जा रही थी। आशी आज बहुत ज़्यादा ही उदास थी। अर्नव भी आज कुछ खास बातचीत नहीं किया, वह भी आज ऑफिस भी नहीं गया। कुछ तो ज़रूर बात है किशोर जी, अच्छा देखते हैं, सुबह बात करते हैं। और दोनों नींद के आगोश में चले गए। जहाँ कुछ लोग सुकून से सो रहे थे तो वहीं कोई दर्द से तो कोई किसी और कारण से सो नहीं पा रहा था। आशी बेड पर पेट के बल लेटे हुए रो रही थी। उसे अर्नव की चुप्पी ही बेचैन कर रही थी। अर्नव को वह गुस्सा दिलाती थी। अब अर्नव भी उसके पास नहीं आ रहा था उसे मनाने। यह सोचकर वह और भी ज़्यादा बेचैन हो रही थी। अब तक तो अर्नव
अर्नव मुझे मनाने के लिए आ जाते थे, पर इस बार नहीं आ रहे थे। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने सवालों का जवाब पाने के लिए वह अपने रूम से निकल कर के अर्नव के रूम के डोर पर रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर जाए या ना जाए, और सोचने लगी उन्हें पहले आना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि मैं क्या सोच रही होंगी। पर उसे जवाब तो चाहिए था कि क्योंकि वह इस तरह से उसके साथ कर रहे हैं, उन्हें तो आना चाहिए था ना। और यह बात अर्नव के मुंह से सुनना चाहती थी, उसे चैन नहीं मिल रहा था। थोड़ी थोड़ी सोचने के बाद वह अपने आंसू पोंछ करके अर्नव के डोर को पुश की तो दरवाज़ा खुला होने के कारण वह खुल गया। आशी अंदर गई तो अर्नव बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। आशी जा कर के उसके सामने खड़ी हो गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अर्नव को पता था कि आशी उसके सामने ही खड़ी है। आशी को भी पता था कि अर्नव को उसके होने का एहसास है और वह जानबूझकर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसने अपने मन में ओहो क्या करूं मैं इस आदमी का, मेरा दिल इतना दुख रहा है और इन्हें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे तो मुझे बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, मेरे बिना रह नहीं जाता है, मेरा दूर जाना खलता है, पर आज तो जैसे कि लग रहा है कि कोई फ़िक्र ही नहीं है मेरी। जब उसे नहीं रहा गया तो वह अर्नव के आगे से लैपटॉप साइड में रख दी और अर्नव उसे देखने लगा। आशी उसके गोद में जाकर बैठ गई और उसे गले से लगा ली और बोली, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझसे गुस्सा मत होइए ना, और सॉरी मैंने आपको सैड कर दी। और यह सारी बातें वह एक सांस में ही बोल गई और रोने लगी। अर्नव यह देखना चाहता था कि आशी उसके पास आ रही है या नहीं। वह तो जानबूझकर के यह सब कर रहा था। पहले गले नहीं लगा था, पर आशी के रोने पर उसे बाहों में भर लिया। अर्नव आशी को रोते देखकर उसके बालों को सहलाकर शांत कराते हुए बोला, चुप हो जाइए, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप मेरे करीब आ रही हैं या नहीं। मैं हर वक्त आपके पास आता हूँ, पर आप हर वक्त मुझसे दूर जाने का बहाना ढूंढती हैं, इसीलिए मैं देखना चाहता था कि आप मेरे बिना रह पा रही हैं या नहीं। मैं ही आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, पर आज आपको देखकर पता चल गया कि आप भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगी। और इतना कहकर आशी के आंसू पोंछा और खुद के करीब करके सीने से लगा लिया और कहने लगा, तभी तो आप इतनी रात को हमारे कमरे में हमारी गोद में हमें गले लगाकर बैठी हैं। आशी वैसे ही गले लगे हुए कहने लगी, हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं ना कि जो बात दिल में होता है उसे जुबान पर आने में देर नहीं लगती है, और वही आशी के साथ हुआ। कहने लगी, हम भी आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे और दूरियां तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, पर आप मुझे सारी बातें अपने दिल की कह देते हैं, पर मैं नहीं कह पाती हूँ। पर चाहती तो मैं भी हूँ ना कि आप मेरे करीब रहें। उसे पता नहीं चला कि उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी। आई थी तो वह अपने सवालों का जवाब मांगने के लिए उसके साथ, पर जाने अनजाने में अपनी सारी दिल की बातें कह डाली। आशी को जब महसूस हुआ कि उसने अभी क्या कहा तो वह जल्दी से अर्नव से अलग होकर खड़ी हो गई। उसने सर जल्दी से नीचे कर लिया। अर्नव झटके से राशि को खींचा तो आशी अर्नव के ऊपर जाकर गिरी। इस समय अर्नव बेड पर था और आशी अर्नव के ऊपर। अर्नव आशी को ही देख रहा था। अर्नव के ऐसे अचानक खींचने से आशी की आंखें बड़ी हो गई थी और वह अर्नव को ही देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अर्नव उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने अभी क्या कहा आशी? आशी अनजान बनते हुए उठते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। अर्नव ने आशी को अपने बाहों में भर लिया जिससे वह उसके और पास आ गई। आशी को अर्नव अपने करीब खींचते हुए उसके कान में कहा, आपने अभी क्या कहा? एक बार फिर से बोलिए ना प्लीज़। आशी उठने की कोशिश करते हुए, कुछ भी तो नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, कुछ भी तो नहीं। आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। अर्नव आशी को अपने और करीब करके अपना एक हाथ आशी के कमर को थामे हुए था और दूसरे हाथ से वह आशी का चीन अपनी ओर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आंखों में देखकर यही बात कहिए कि आपने अभी कुछ नहीं कहा। आशी ने अर्नव की आंखों में देखा, फिर अपनी नज़रें नीचे झुका ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। पहले तो उसने जोश में अपने सारे मन की बात कह दी, पर अब उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। पर कहीं ना कहीं यह सारी बातें अर्नव सुनना तो चाहता था, पर आज वह सुन चुका था।
फिर भी वह अनजान बन रहा था और बार बार वह आसी के मुंह से यह सारी बातें सुनना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी फीलिंग्स दोबारा अर्नव को बताए। अर्नव ने अब आशी को कुछ बोलते नहीं देखा तो उसे हंसी आ गया, पर अपने आप को कंट्रोल किए हुए था और आशी को अपने ऊपर से हटाकर बेड से खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे को थोड़ा सा हार्ड करके कहा, ठीक है, फिर आप जा सकती हैं। अर्नव के रूड बिहेवियर को देख कर के आशी को आंखें फिर से नम हो गई। वह बेड से उठकर अर्नव को गले लगाते हुए बोली, आप नाराज़ मत होइए ना, हम आपको बताते हैं ना कि हमने अभी क्या कहा। फिर अर्नव से अलग होकर अपनी नज़रें नीचे किए हुए कहने लगी, हमने कहा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू अर्नव जी। अर्नव आशी को चुपचाप देखने के बाद उसने बस इतना कहा, आई लव यू टू आशी जी। अर्नव का इतना बदला हुआ बर्ताव देख कर के आशी हैरान थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और अर्नव तो पहले उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से बात कर रहा था और आज क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और आशी अपने में ही खोई हुई थी। उसे डर लग रहा था कि अगर अर्नव फिर से नाराज़ हो गया तो उसे शायद बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। इसी अधेड़ बुन में उसने अर्नव का जवाब नहीं सुना। उसने बिना जवाब सुने एक बार फिर उसने सिर उठा करके अर्नव को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने अपने बेचैन मन को शांत किया और कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं, और अपने कदम आगे बढ़ा दी। उसने 2 कदम बढ़ाया ही था कि उसे समझ में आया कि अभी अर्नव ने क्या कहा था। वह पीछे मुड़कर देखी तो जिस चेहरे पर अभी एक्सप्रेशन नहीं, बस चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी। अर्नव, स्वीटहार्ट, माय जान, कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ ना। इतना सुनकर आशी 2 कदम आगे बढ़ाई हुई कदम पीछे कर ली। अर्नव का जवाब सुनकर वापस अर्नव की ओर अपनी कदम बढ़ा दी और उसने उसे कसकर अर्नव को गले लगा ली और अर्नव ने भी उसे बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ पल के बाद अर्नव को अपनी शर्ट पर गीला गीला महसूस हुआ तो आशी से अलग होकर के आशी को देखा। आशी रो रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और अर्नव उसके चेहरे को हाथों में थाम कर बोला, क्या हुआ मेरा बच्चा? आशी, आप क्यों रो रही हो? यह बोलते हुए अर्नव के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने दोबारा से आशी से पूछा, क्या हुआ है जान? आशी ने सुबकते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे इतना प्यार करती हैं, इसीलिए आप रो रही हो। अर्नव ने बात पूरी करते हुए कहा। आशी ने जवाब में अपनी आंसुओं से भरी पलकें झपका दी। अर्नव कहने लगा, आप सच में पागल हो, और यह कहकर उसे गले से लगा लिया। आगे का एपिसोड और भी रोमांटिक होने वाली है, तो चैनल पर जरूर बने रहे। आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।